नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम पॉडकास्ट में। आज की कहानी बड़ी ही भावुक करने वाली है, तो आप सब विवेक से काम लें। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन तो होता ही है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब सच में प्रॉब्लम्स आती है तो पता नहीं हम सबको क्या हो जाता है। अंदर से टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं। अगर हम अपनी आसपास देखें तो कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं, हाथ नहीं, लकवा वाले हैं, गरीबी है, फिर भी वो हार नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। जी हाँ, सुसाइड। मैं बात कर रही हूँ पिछले गुरुवार की। उस दिन एक ही परिवार ने दम तोड़ दिया। वैसे फैमिली सुसाइड कोई नई बात नहीं है। 2018 में बुरारी कांड आज तक सबको याद है, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान ले ली थी। लेकिन पुलिस के जांच पड़ताल में पता चला था कि उन लोगों ने अंधविश्वास में आकर सुसाइड किया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो भोपाल में हुआ है वो एकदम अलग है। रीवा जिले के अम्बा के रहने वाले सीनारायण विश्वकर्मा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा नरेंद्र विश्वकर्मा भोपाल में ही किसी फर्नीचर की दुकान में काम करता है। वहीं छोटा बेटा भूपेंद्र विश्वकर्मा शुरू से ही भोपाल में पढ़ाई लिखाई की और MBA करने के बाद वहीं जॉब करने लगा। पिता ने अपनी छोटी सी कमाई में एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें घर बनाकर वो रहते थे। भूपेंद्र विश्वकर्मा रीवा जिले के अम्बा गांव में रहता था। उनके साथ उनकी पत्नी रितु विश्वकर्मा, 2 बच्चे ऋतुराज और ऋषिराज। 4 लोग की फैमिली थी। दोनों पति पत्नी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन भूपेंद्र को ज़्यादा पैसा कमाना था, जिसके कारण वो फ्रॉड के हाथ लग गया। ऑनलाइन जॉब के चक्कर में पड़ गया। शुरुआत में अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन बहुत जल्द लोड बढ़ने वाला था। कंपनी वालों ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन में जो पैसे इकट्ठे किए थे वो तो उसने खर्च भी नहीं किए थे। एक बार वो लैपटॉप में काम कर रहा था, तब उनकी पत्नी ने बोला कि कोई गलत काम मत करना। धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म हो गए, तो ऑनलाइन कंपनी वालों ने कर्ज दिया, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। भूपेंद्र को अंदर से पता चला कि वो फ्रॉड के चक्कर में पड़ गया है। धीरे धीरे वो कंपनी वालों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो साइबर क्राइम के पास गया, लेकिन छुट्टी होने के कारण वो वापस आ गया। दूसरी बार वो गया तो वहाँ पर उनको कोई नहीं मिला जो उनकी तकलीफ़ सुन सके। फिर उन कंपनी वालों ने भूपेंद्र के फ़ोन से सारा डाटा चुरा लिया और भूपेंद्र के फैमिली को गालियाँ बोलने लगे, उनकी इंसल्ट की। जब ये बात भूपेंद्र को पता चली तो वो दुख और शर्मिंदगी के कारण अंदर ही अंदर मर रहा था। कंपनी वाले पैसों की मांग कर रहे थे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। पहले तो वो अकेला मरने वाला था, लेकिन बाद में उनको लगा कि वो मर जाएगा तो बच्चों का क्या होगा, तो सबने साथ में मरने का फैसला किया। पति पत्नी ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समेट ली। 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी। छोटा सा खुशहाल परिवार, लेकिन एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि सामूहिक खुदकुशी करनी पड़ी। मरने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि लोन ऐप के चंगुल में फंसना कितना दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मैं आपको बताऊंगी। लिखा था कि समझ नहीं आ रहा है ये क्या करूं। पता नहीं हमारी इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे, कोई परेशानी या किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफ़र था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी ज़रूरतों के चलते मैं उसके लिए तैयार हो गया। ज़्यादा समय भी नहीं देना था, इसलिए काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। जब भी थोड़ा समय मिलता मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज़्यादा हो गया
कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकाल लो, लेकिन ये एक दलदल था जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफ़र किया। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वह बंद हो गई थी, जिसके बाद मेरा क्रेडिट सिविल ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने मना किया क्योंकि मेरा सिविल पहले से ख़राब था। लोन कहाँ से मिलता? लेकिन कंपनी वालों ने कहने पर मैंने कोशिश की और लोन मिलता चला गया। उन पैसों को भी मैं पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि काम शुरू करने से पहले मैंने ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। यह सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी पत्नी या परिवार किसी भी सदस्य को नहीं थी। पत्नी जब भी मुझे देखती तो यही कहती थी कि कुछ गलत मत करना, और मैं मना करते हुए जवाब देता था कि सब तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्ज कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसों का दबाव बनाया जाने लगा। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, मैं तो इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। कंपनी ने लोन ऑफ़र किया और पैसे लेकर मैंने वापस कंपनी में ही लगा दिए। जून में लोन का कर्जा इतना ज़्यादा होता चला गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने व्यवस्था करके ईएमआई भर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। इससे डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह धमकी देने लगे कि तुम्हारी अश्लील और गलत फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, बदनाम कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बॉस की डीपी का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है। मेरी एक गलती की सज़ा सभी पहचान वालों को मिल रही है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। 4 पेज के सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया, लेकिन वहां अधिकारी न होने और छुट्टी होने के कारण मामला टल गया। दोबारा गया, आवेदन बनवाने के लिए वकील से मिला। उन्होंने ड्राफ्ट के लिए समय मांगा, लेकिन मैं न किसी से बात कर पा रहा हूँ और न ही नज़रें मिला पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अपना और परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। परिवार से कैसे नज़र मिला पाऊँ? अपने बाबूजी, अम्मा जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, प्यारी बहनों, प्यारी सी बेटी, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे कैसे नज़र मिलाऊँ। सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में परेशानी ना आए। इसलिए परिवार यानी पत्नी और बच्चों रिशु और किशु को तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए अपने साथ सभी को लेकर जा रहा हूँ। सबसे फिर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे परिवार को माफ़ कर दे। मैं मजबूर हूँ। शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाए। निवेदन है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए, न ही किसी रिश्तेदार या साथी कर्मचारी को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा, मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भाइयों, अंतु दी, दोनों सालों सबसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर दें। हमारा साथ यहीं तक था। हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमारा पोस्टमार्टम न किया जाए और सभी का अंतिम संस्कार साथ में किया जाए, ताकि हम चारों साथ में रहें। तो ये थी सुसाइड नोट।
जिसमें जो लिखा था वो मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार फैमिली वालों से बात करें, रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये काम बिल्कुल ना करें, ये गलत है। भगवान की नज़र में भी जिन्होंने हमें बनाया है, परिवार वालों को अपने सुख दुख में शामिल करें। थोड़ी देर के लिए वो लोग डांटेंगे, लेकिन जब एक साथ मिलकर प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए बैठोगे ना, तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। थोड़ा सोचो और ऐसे ऐप के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल नहीं। तो ये थी आज की दर्द भरी कहानी। दूसरी कहानी तक बी केयरफुल, बी सेफ। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।